चलो, EZ नाम संकेत में अगर कुछ कॉमन चीजें आ गई तो कैसे हम फिर उसको फिलहाल में हल करेंगे। जैसे कहने का आशय हमारा ये है कि C द्विबॉन्ड C से परमाणु समूह लगे हुए कोई भी, जैसे यहां पर लग गया क्या है, COOH लग गया है, और इस तरफ लगा है CH3 लगा है, एक लगा है, हाँ सर, हाँ चले गए, अब पता नहीं हमको इन्फॉर्म नहीं किया। आगे बात करते हैं Br और एक H लगा है। कुछ इस प्रकार से संरचना दे दी जाए और फिर पूछा जाए तुमसे कि इसमें E और Z बताइए कि E कौन है और Z कौन है, तो पहचानने की बात तो बड़ी है नहीं। CH2 CH3 CH3 OH और SH लग गया। चलो जी, पहचाना जाए, समझा जाए क्या कैसे, कौन E होगा कौन Z। कल हमने बताया था, फिर भी आज हम बता देते हैं दोबारा, कुछ लोग नए हैं ताकि उनको भी समझ में आ जाए। दो संकेत हम लोग ज्यामितीय समझौता पढ़ रहे हैं। यह जितनी भी समझौता चल रही है, याद रहे कि 11 की यह समझौता 12 के 5 लेसन डिस्टर्ब करके रखेगी। हाँ 5 लेसन है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। हमने जिस दिन यह शुरू किया था IUPAC के बाद, उसी समय हमने इसको बताया था यह क्या है, GOC है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यह चल रही है। यह जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का 5 लेसन ऑर्गेनिक है पूरा भरा पड़ा, और इसी की बेस पर सारी कुछ सब कुछ चलेगा उसमें, चाहे उसकी विस्थापन अभिक्रिया हो, चाहे उसकी समझौता हो, चाहे उनकी क्रिया विधि हो, कुछ भी हो, जो भी इसमें हम पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं। समझौता जैसे शुरू हुई है तब से ये सारी कुछ चीजें उसमें इंक्लूड की जाएंगी, सब कुछ इंप्लीमेंट होगा, हर एक टॉपिक, हर एक उन 5 लेसन में देखने को मिलेगी। नहीं होकर विश्वास तो जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके हेलो एल्केन, जय बड़ू, जो भी लेसन हो सब में जाकर देख लेना, समझौता से रिलेटेड, IUPAC से रिलेटेड, विस्थापन अभी तो पढ़ लोगे तभी तो जानते नहीं SN1 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया के भी जन्म नहीं कर रहे हो, वो तो पढ़ाएंगे तब ना जानोगे। रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस अलग, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, आई इफेक्ट क्या है, प्लस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, एम प्रभाव, माइनस एम प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, ये सारी कुछ चीजें इसी के अंतर्गत, ये GOC है। या 5 लेसन की जितनी भी स्थापन प्रतिस्थापन सारी अभिक्रियाएं सभी इसी से रिलेटेड आ जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बेसिक है और टॉपिक कुछ कठिन है नहीं जी। और ऐसा नहीं कि समझौता 12 में नहीं पूछेगा, 12 में भी समझौता पढ़नी होती है, 11 में थोड़ा ज्यादा विस्तार है, 12 बस थोड़ा सा इतना तक पढ़ के प्रकाशित तक रोक दिया। 12 में दो समझौता पढ़नी होती है, एक कार्बनिक की और एक अकार्बनिक की। यह कार्बनिक की समझौता हम लोग पढ़ रहे हैं, अकार्बनिक की समझौता 12 में केवल पढ़ाई जाएगी। 12 में 11 की यह समझौता रिपीट दोबारा नहीं की जाती है, क्योंकि 11 से पढ़ के तुरंत तुम 12 में गए होते हो, ये होता है कि नहीं तुम पढ़े हो ताजा ताजा सब कुछ समझौता याद है अच्छे तरीके से। तो समझौता का सब कुछ खेल हर जगह भैया, इसलिए इसको अच्छे से समझना जानना है। संकेत क्या है, E और Z। कहने का आशय EZ का क्या है कि पहली और दूसरी वरीयता, पहली और दूसरी वरीयता, वही अंकन का रूल है, IUPAC का जैसे अंकन किया था वही रूल है। पहला अंकन दूसरा अंकन, पहला अंकन और दूसरा अंकन दे दिए, एक तरफ पहला पहला आ गया और दूसरा दूसरा एक तरफ आ गया अंकन, तो इसको हम Z संकेत कहेंगे। कौन सा संकेत कहेंगे, Z संकेत। अगर पहला और दूसरा, पहला और पहला, दूसरा और दूसरा इधर उधर हो जाए, इधर उधर विपरीत दिशा में चला जाए, इस साइड उस साइड लग जाए, तो इसको हम कहेंगे E संकेत। तो पेपर में अक्सर भूल जाता, तो हमने कल ही कोड बताया था, E से इधर उधर। अगर इधर उधर अंक लगा हुआ है, क्या कल पढ़ाई थी, परसों छुट्टी थी, कल पढ़ाई थी, परसों पेपर था ना, पेपर की वजह से छुट्टी कराया गया था, नहीं पता था। तो यहां पर E से इधर उधर संकेत और E संकेत कहेंगे। अब आते सही कैसे हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग का जो रूल था, रूल किस पर बना था, रूल किस पर बना था, परमाणु भार पर। परमाणु भार के आधार पर यह अंकन देते हैं, पहला अंकन दूसरा अंकन, पहला अंकन दूसरा अंकन। जिसका परमाणु भार जितना अधिक होगा उसको पहला, जिसका कम होता है उसको दूसरा। तो बाद में धीरे 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 लोग चलते गए, जानते हो हर एक चीज शॉर्ट में याद करने लोग शुरू कर देते हैं। तो लोग कहे कि भाई साहब परमाणु भार भला किसको याद रहता है, परमाणु क्रमांक तो सबको याद रहता है, जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसका जाहिर सी बात है परमाणु भार भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक परमाणु भार समानुपाती, ये बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है जी। तो हम परमाणु क्रमांक को लेकर चलेंगे,
जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होगा उसको हम पहला नंबर देंगे, और जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा उसको कितना नंबर देंगे? दूसरा नंबर देंगे। तो आ जाते हैं इस कार्बन से यह दो परमाणु जुड़ा हुआ है, इस परमाणु में किसको पहला किसको दूसरा देंगे जी? पुराने रूल के हिसाब से इसका 127 होता है परमाणु भार, और इसका भैया 80 करीब होता है। तो याद करोगे तब ना याद होगा। 127 आयोडीन का, 80 ब्रोमीन का हो गया भैया। तो या तो परमाणु भार याद रखो, और नहीं याद है तो सर जी इसका 35 होता है और इसका कितना होता है? 53 परमाणु क्रमांक। तो देखो परमाणु क्रमांक अधिक तो परमाणु भार भी अधिक, और परमाणु क्रमांक कम तो परमाणु भार भी कम। तो जिसका अधिक उसको पहला, जिसका कम उसको दूसरा नंबर। अंकन ऐसे देंगे, संकेत जब मिलाएंगे तब करेंगे, ऐसे मिलाते हैं संकेत के रूप में। अंकन इन कार्बन का कार्बन से जुड़ा हुआ करते हैं, ठीक है। अब इसमें अंकन करो बच्चा, तो पहला किसको देंगे? अब तो बड़ी फजीयत आ गई, कैसे करेंगे? ये भी कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए परमाणु को देखते हैं। इसका भी परमाणु क्रमांक 12, सॉरी परमाणु क्रमांक 6, इसका भी परमाणु क्रमांक 6। तो होता है ना कि भाई आजा, तेरे भाई को 4 लोगों ने घेर लिया है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं, न वो उसको मार पाता न वो उसको, जब दोनों बराबर तो फिर फोन करके बुलाते हैं आजा 4 को लेकर, वो बुलाता 4 को लेकर आजा। तो भैया कौन हावी पड़ता है? जिसका बैकग्राउंड सबसे ताकतवर होता है वो कमजोर वाले पर भारी पड़ जाता है। तो यानी कि बैकग्राउंड की बात की जाएगी कि बैकग्राउंड में उसके सपोर्ट में कौन खड़ा है? इसके सपोर्ट में कौन खड़ा है? हाइड्रोजन सिंगल पसली, एक परमाणु क्रमांक वाला। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इससे 8 गुना अधिक है ना। तो फिर वरीयता कौन पाएगा? COOH वाला पहला, और इसको क्या करेंगे हम? दूसरा। बात समझ में आई है यहां पर कि अगर सेम परमाणु क्रमांक वाला दो परमाणु एक साथ दिख जाए, हम उसके पीछे जुड़े हुए परमाणु को देखते हैं, उसमें बड़ा कौन है, किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, तो उसको पहला नंबर देंगे। तो भैया इसमें यह पहला मिल गया और यह इसको कितना मिल गया? दूसरा अंकन, पहला और दूसरा। अब अंकन के हिसाब से देखो, क्या एक पक्ष में है पहला 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 इधर उधर चला गया ऐसे, और दूसरा इधर चला गया, यह कौन सा संकेत हो गया भैया? ई संकेत, ई नमांकलेचर इसको हम देंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी सर जी अंकन करिए, ऊपर या ऑक्सीजन या सल्फर है, तो सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक, तो इसको हम पहला अंकन देंगे, इसको कौन सा अंकन देंगे? दूसरा। इसमें आ जाते हैं सर जी, जरा बताइए क्या करेंगे हम, किसको पहला किसको दूसरा देंगे? रुक जाओ थोड़ा सा हम घुमा देते हैं ताकि दोनों मामला समझ में आ जाए। ऐसे कर देते हैं CH2 CH3, चलो जी। अब बताओ किसको पहला किसको दूसरा देंगे? देखो सर जी यहां से कार्बन कार्बन जुड़ा है, 6 दोनों का है। कार्बन से क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। और यहां कार्बन से क्या जुड़ा है? कार्बन भी है, और कौन लगा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ज्यादा तो ताकतवर कार्बन है ना, कार्बन से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। तो वरीयता कौन अधिक पाएगा? ये वाला पाएगा। तो 1 नंबर इसको और 2 नंबर इसको देंगे। और यह कौन सा? एक समान एक पक्ष में आ गया, तो यह कौन सा संकेत हो गया? जेड। और बताओ जरा कि कारण क्या हुआ ई और जेड संकेत देने का, रीजन क्यों हुआ? यह तो ज्यामिति समय आता है ना, किसके अंतर्गत चल रही है? ज्यामिति। और ज्यामिति में तो रूल था कौन सा देने का? सीस और ट्रांस, सीस और ट्रांस देने का रूल था। तो ये क्यों जारी किया गया ई और जेड? कल हमने बताया था कि ई जेड क्यों जारी किया गया, सीस और ट्रांस कहते थे, हालांकि ज्यामिति संहिता में सीस और ट्रांस कहा जाता है। तो ई और जेड देने की क्यों आवश्यकता पड़ी? देख लो, क्लियर हो जाना चाहिए। एकदम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सीस और ट्रांस को छोड़कर ई जेड पे क्यों हम आए? इसलिए आए क्योंकि एक समान Br Br OH OH, जब समूह एक समान होते हैं तब इसमें अंकन नहीं किया जाता। क्या इसमें अंकन कर पाओगे? अंकन नहीं। तो इसको हम ज्यामिति समता के अंतर्गत इसको क्या कहेंगे? सीस कहेंगे। एक तरफ लगा है एक परमाणु या समूह, एक जैसा परमाणु या समूह जब एक पक्ष में लगा होता तो उसे क्या कहते हैं? सीस। और जब यही समूह अलग अलग पक्ष में चला जाता है तब क्या कहते हैं? इसको हमें ट्रांस कहते हैं। Br और क्या लग गया? OH। यह कौन सी श्रृंखला होगी? ट्रांस हो गए। अब यही समूह चारों अलग अलग जब हो जाता है, द्विबंध से लगा हुआ, यह चारों समूह कैसे हो जाते हैं? अलग अलग, तब उसको हम सीस और ट्रांस नहीं कह पाते। तब उसको अंकन के हिसाब से कौन सा संकेत देते हैं? ई और जेड देते हैं। किस कारण? जब चारों समूह अलग अलग हो जाता है
तब उसको हम सी से ट्रांस न कहकर फिर क्या करने लगते हैं, ई और जेड संकेत कहते हैं। मामला समझ में आया? कल की और आज की यही बातें इतनी बताई जा रही हैं, ज्यामिति में बची हुई थी। इतना एग्जाम्पल उतार लो, फटाफट उतार लो भैया। कुछ बातें समझ में आई हैं? निशाचर बनो। देखते हैं प्रकाशिक समझौता किसे कहते हैं, बात समझते हैं यहां पर। त्रिविम समझौता दो प्रकार की, कौन कौन सी भैया? एक ज्यामिति और एक प्रकाशिक। ज्यामिति ने क्या बताया, सीस और ट्रांस बताया, और ज्यामिति की सिंपल सी पहचान है समझौता की द्विबंधयुक्त कार्बन परमाणु रहना तय है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना होगा, डबल बॉन्ड रहेगा, उसी में ज्यामिति बना सकते हैं। अब आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समझौता क्या कहती है? साधारण सी सिंपल सी बात है, प्रकाश से मतलब है तो यह प्रकाश को ही कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर रही होगी, आशा तो उसी से है जी। प्रकाशिक समझौता का मतलब मैंने बताया था याद करने का। समझौता को क्या कहते हैं, भिन्नता। किसमें भिन्नता पाई जाएगी, प्रकाश में। अब तो कहेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र, संरचना सूत्र, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एक समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न हो जाता है। आपको ये कौन सा प्रकाश है? समतल ध्रुवित प्रकाश एक ऐसा प्रकाश हुआ कि इसके प्रति उसका व्यवहार भिन्न हो जा रहा है। तो घबराने भी बताएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उसका व्यवहार भिन्न हो जाता है, उसी को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। देखो प्रकाश क्या आता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये साधारण प्रकाश आ रहा है, बल्ब जलाते एक साधारण प्रकाश है, टॉर्च जो भी ऑन करते हैं वो साधारण प्रकाश है। कैसे? सिंपल वो लाइट है। सिंपल लाइट का मतलब जब वो चलेगा तो उसका जो संचरण की जो दिशा है उसका कंपन सभी तलों में होगा। जब यह बल्ब जलता है तो क्या सीधे प्रकाश को नीचे गोल आता है? ऐसा है क्या? सिंपल। टॉर्च ऑन करते हो लाइट का तो क्या सीधे जितना बड़ा होल है टॉर्च से उतना ही निकल कर सामने जाता है? उतने जाता है, केवल फैल जाता है ना। और जब टॉर्च को आगे जलाओगे तो क्या केवल प्रकाश आगे ही पूरा जाता है? क्या आंशिक प्रकाश पीछे नहीं आता हुआ दिखाई देता है? दिखाई देता ना, पीछे भी प्रकाश आता है। तो इसका यह मतलब साफ साफ है कि ये जो बल्ब हम जला रहे हैं तो बल्ब का प्रकाश सीधे न जाकर पूरे कमरे में फैल रहा है। तो फैलने का यह आशय कि उसका कंपन सभी तलों में हो रहा है उस प्रकाश का। तो यह साधारण प्रकाश है। लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश एक ऐसा प्रकाश होता है कि जिस दिशा में वह चलेगा तो उसका कंपन केवल उसके तल के लंबवत होगा, एक ही तल में होगा और तल के लंबवत होगा। जैसे लेजर लाइट हो गई, लेजर लाइट की प्रकाश काफी दूर तक जाएगी। जितना छोटा सा, अगर इतना सा बिंदु का लाइट का हिस्सा है, इतना ही बड़ा बिंदु निकलेगा, वहां पर उतना ही बड़ा जाएगा। अब ये नहीं कि यहां से लाइट इतनी से ऑन, यहां पे इतना सा छोटा सा बिंदु है, यहां पे लेजर लाइट ऑन किए और जाकर वहां पे इतना बड़ा हो गया। संभव है क्या? जितना बड़ा निकलेगा वहां पर उतना ही बड़ा जाकर बनेगा। तो लेजर लाइट का उतनी दूर भी गमन करती है। कारण केवल क्या है कि वह समतल ध्रुवित प्रकाश है, उसका कंपन केवल तल के लंबवत हो रहा है, यानी एक ही तल में हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। चारों तरफ वो कंपन करते हुए जाता उसका प्रकाश, तो अभी दूर तक नहीं जा पाता, फैलकर खत्म हो जाता। मामला समझ में आया? तो उसी को समतल ध्रुवित प्रकाश कहा गया। यह बनता कैसे है, अभी अगला स्टेप तो आएगा उसी का ही, लेकिन पहले इसका एग्जाम्पल हम बना देते हैं। देखो यह कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ CH3 है, कार्बन से जुड़ा हुआ OH समूह H, कुछ इसको इस तरीके से दर्शाया बनाया जाता है। बहुत कुछ चीजों को तुम लोग को, क्या चीज बच्चा? मूवी लाइट? हाँ 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 हाँ, वो लेजर नहीं है बच्चा, वो हाई बीम लाइट है, वो हाई बीम वाली लाइटें हैं। देखो अब ऐसे आगे आओगे, धीरे धीरे चलोगे तो इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देंगी। इसका आशय क्या है समझ लेना, अभी समझ में आ जाएगा। देखो जब इसको हम करेंगे, मिरर से इफेक्ट कराएंगे, मिरर इफेक्ट डालेंगे, यह जो डॉट डॉट दिख रही है संरचना, ये जो डार्क दिख रही है संरचना, इसका आशय कुछ नहीं है। आशय इतना इस डॉट डॉट से है कि यह अंदर की तरफ बना हुआ इमेज है। यह जो डॉट डॉट जो डार्क होता है, यह ऊपर उठा हुआ हिस्सा यानी बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है। 4 ठो पेन दो हमको, बताए बस, अब फिर पेन नहीं मिलेगी तुम लोगों को। देखो भैया ये है ऐसे हिस्सा,
ये दिख रहा है चतुष्फलकी संरचना। इस चतुष्फलकी संरचना में यह जो आगे का यह जो मार्कर का यह जो आया हुआ हिस्सा है, इसको डार्क से रंगा जाता है, और जो पीछे दबा हुआ हिस्सा होता है, जो पीछे निकला हुआ हिस्सा होता है, उसको किसे डॉट डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है, डॉट डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो पीछे जो डॉट डॉट संरचना दिखाई दे, इसका साफ साफ मतलब समझना, वो पीछे वाला हिस्सा है, और यह जो डार्क से हिस्सा है वह कहां का हिस्सा होगा, आगे का हिस्सा होगा, क्योंकि ऐसा तो बोर्ड पर बना पाना असंभव है जी, इसलिए संरचना ऐसे बनाकर दिखा दी जाती है। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो अब इसका मिरर इफेक्ट समझते हैं। कुछ नहीं, मिरर इफेक्ट में क्या होगा, यह पलट जाएगा, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार बदलेगा कैसे, वो आगे हमें बताएंगे। यह पलट जाएगा, सी हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। चलो परिभाषा लिखो, समझा रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश का इमेज बनाकर। पहले परिभाषा इसकी लिखते हैं। देखो, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र संरचना सूत्र, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र संरचना सूत्र का भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, परंतु परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता है। समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता है, प्रकाशिक समव्यवस्था कहलाती है, प्रकाशिक समव्यवस्था कहलाती है। अब इसी व्यवहार भिन्न होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, प्रकाशिक समव्यवस्था कहलाती है। हो गया? बस इतने से ही बात को समझाने के लिए अब कई सारी अलग अलग हेडिंग्स हम पढ़ेंगे हम लोग, कि समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उसका व्यवहार बदलेगा कैसे। ठीक है ना? तो चलो पहले इतना ये उतार लो एग्जाम्पल। चलो भैया हेडिंग लिखो, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इसको जाना जाएगा कि ये है क्या चीज, किसे कहा गया। गूगल लेंस से समझ लिया का लिखल है। अरे ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 ब्यूटेनॉल है, 2 ब्यूटेनॉल है। हाँ ये भैया तुम राइटिंग का जाकर नजर उतरवा लेना, तो नजर याद ही है सब तुम्हारे राइटिंग में आपको। अब देखो ले रहा, पढ़ने में तेज हो रहा था, 2 दिन बढ़िया से पढ़ा हमसे, उसको ऐसा नजरिया है सब। आज 2 दिन में बेचारा जिम में थोड़ा मोड़ा फुल रहा था शरीर से, ऐसा पचक भी गया और उसका पढ़ना भी गवार हो गया। तो जाकर नजर उतरवा लेना मम्मी से कहकर, मर्चा से। समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते आते हैं यहाँ पे। तो पहले तो साधारण प्रकाश की बात की जाएगी, कि साधारण प्रकाश रेखीय संचरण की दिशा, साधारण प्रकाश का रेखीय संचरण की दिशा में कंपन सभी तलों में होता है। क्या ऐसे कह सकते हैं कि वह प्रकाश जिसका कंपन उसके संचरण की दिशा में सभी तलों में होता है, उसे साधारण प्रकाश कहते हैं। परंतु वह प्रकाश जिसका कंपन उसकी रेखीय संचरण, रेखीय संचरण सीधे चलने की दिशा, रेखीय संचरण की दिशा में उसका कंपन केवल तल के लंबवत होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। बात समझ आया? चलो लिखा जाए परिभाषा। देखो, साधारण प्रकाश का कंपन, साधारण प्रकाश का कंपन, साधारण प्रकाश का कंपन उसकी रेखीय संचरण की दिशा में, उसकी रेखीय संचरण की दिशा में
उसके रेखीय संचरण की दिशा में सभी तलों में होता है, सभी तलों में होता है, सभी तलों में होता है, परंतु परंतु वह प्रकाश परंतु वह प्रकाश परंतु वह प्रकाश जिसका कंपन परंतु वह प्रकाश जिसका कंपन रेखीय संचरण की दिशा के रेखीय संचरण की दिशा में रेखीय संचरण की दिशा में उसके तलों के लंबवत होता है, उसके तलों के लंबवत होता है, उसे उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। उसके संचरण दिशा के तलों के लंबवत होता है, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। संचरण दिशा के तलों के लंबवत होता है, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आई लल्ला? देखो यह साधारण प्रकाश है जी। ये सारी बातें ना दिमाग में एकदम याद रखने वाली चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है यह सब। यह सभी दिमाग में याद होना चाहिए। यह देखो साधारण प्रकाश है, कैसा भैया? साधारण प्रकाश। देखो ये प्रकाश का एक कण है, पुंज है। इधर देखो, बात नहीं जुन्नो। ये प्रकाश का एक कण है जिसका कंपन सभी तल में हो रहा है, चारों दिशा में हो रहा है, जब बढ़ रहा है आगे। जब इसी साधारण प्रकाश को, अभी चित्र बनाना नहीं है, अभी उसमें लिखवाएंगे तब बनाना है चित्र। जब इस साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाए, कहां से गुजारा जाता है? निकोल प्रिज्म फिजिक्स में पढ़े होगे जी। निकोल प्रिज्म इंटर में है ना, तब पढ़ोगे कहां से। ये प्रिज्म निकोल प्रिज्म होता, मोटा कांच का शीशा होगा वर्ग के जैसा, कुछ ऐसा। ये वर्ग होगा, समझी बात? अब इसको बीच में से ऐसे काटा जाएगा, बीच में से काटने के बाद यह जो बचेगा हिस्सा, इसको निकोल प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म क्या होता है? सिंपल से उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन निकोल प्रिज्म की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ये इसको दिख रहा है वो चतुर्भुज, यहां से बीच में से काट दिया जाएगा और काटने के बाद जो हिस्सा बचेगा इसी को निकोल प्रिज्म कहा जा रहा है। ये मोटा हिस्सा होता है काफी। अब देखो जब इसको निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे, निकोल प्रिज्म, तो भी यह बदल किस में जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश में। इसका कंपन केवल संचरण की दिशा के तल के लंबवत होगा। आगे बढ़ रहा है, देखो लंबवत केवल इसका कंपन हो रहा है, जिधर यह बढ़ेगा उसके तल के लंबवत केवल इसका कंपन होता है, इसलिए यह ज्यादा लंबी दूरी तय करता है। यह समतल ध्रुवित प्रकाश। बात समझ में आ गई? तो नीचे लाइन चेंज करके लिखो, जब साधारण प्रकाश को जब साधारण प्रकाश को जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। जब साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश से गुजारते हैं तो जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। चित्र बना लो बच्चा। असममित कार्बन परमाणु, क्या भैया नाम से स्पष्ट है, जानते हैं। असममित का मतलब क्या हुआ? अहम भूमिका प्रकाशिक समझौता में यही निभाता है। प्रकाशिक समझौता में अहम भूमिका असममित ही निभाता है। क्या है असममित कार्बन परमाणु का असर? नाम से स्पष्ट है। सममित मतलब एक समान, अ मतलब नहीं होगा। याद होगा कि कार्बन कितना बंध बनाता लल्ला? 4।
कार्बन 4 बंध बनाता है, तो हम बोलेंगे कि वे चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु, चतुष्फलकी बोलने का आशय है कि कार्बन 4 कार्बन परमाणु बनाए, वे चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु जिससे 4 एक समान नहीं बल्कि 4 भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े, चारों के चारों अलग अलग होने चाहिए, कोई एक जैसा नहीं होना चाहिए। Cl, Br, I और F। C हो गया, C से CH3 लग गया, H लग गया, OH लग गया और NH2 लग गया, चारों कैसा लगा है, अलग अलग लगा है। तो इस कार्बन परमाणु को हम असममित कार्बन परमाणु कहते हैं और इसको C स्टार से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, C स्टार से प्रदर्शित करते हैं। मामला समझ में आया। असममित किसे कहेंगे भैया, कहेंगे कि वे कार्बन परमाणु, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कहेंगे कि वे चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु जिससे 4 भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। मामला समझ में आ गया। तो इसकी बातों को कल हम लोग पढ़ेंगे और जानते हैं। रुक जा तुम।